नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव इस बार थोड़ा अलग तरीके से होने वाला है। वैसे तो हर चुनाव अपने आप में अलग तरीके का होता है, लेकिन इस बार जो मैं जब बात कर रहा हूं अलग तरीके के, तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं। 2024 के चुनाव में एक बात अभी से जो तय लग रही है, जिसकी संभावना बल्कि कहें कि बिल्कुल नहीं लग रही है, वो जो इंडी अलायंस बना है उसमें सीटों का कोई तालमेल होगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से उन्होंने बंद कमरे में बात की। बाद में उसके हिस्से जो है बाहर आए। उन्होंने जिस तरह का हमला किया है उससे अंदाज़ा लगता है कि किस तरह का पॉलिटिकल अलाइनमेंट बीजेपी चाहती है। क्या वो बन पाएगा? और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं की तस्वीर क्या है? किस सूरत में लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2026 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। ये बात जो उन्होंने कही वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लेफ्ट फ्रंट या वामपंथी दलों या सीपीएम की प्रशंसा करे। ये बहुत रेयरली आपको और किसी और मौके पर सुनाई देगा। राजनीतिक मामले में चुनाव के समय ऐसा सुनाई दे, ऐसा लगभग असंभव जैसा लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें कुछ भी संभव है। उनके लिए ये संभव इसलिए हो सका कि उनका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। उनका लक्ष्य है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। उनको ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को धराशायी करना है। लेफ्ट तो पहले से गिरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी भी गिरी हुई है, तो इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट की बजाय उनके निशाने पर तृणमूल कांग्रेस है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 34 साल का जो लेफ्ट फ्रंट का शासन था वो तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के शासन से बेहतर था 12 साल के शासन से। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, तृणमूल कांग्रेस आई थी इसी मुद्दे पर कि 34 साल में पूरे पश्चिम बंगाल को नष्ट कर दिया लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने। प्रदेश का औद्योगिकीकरण रुक गया, आर्थिक विकास की दर रुक गई, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई और स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट हो गई। उसके अलावा जो है निवेश आना बंद हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी बात राजनीतिक हिंसा। जिस राजनीतिक हिंसा के विरोध में ममता बनर्जी 2011 में चुनकर आईं, उस राजनीतिक हिंसा को वो उन्होंने एक नए पायदान पर पहुंचा दिया अपने 12 साल के शासन में। कि अब स्थिति ये आ गई है कि लोग 34 साल का जो लेफ्ट फ्रंट का शासन था उसको बेहतर मानने लगे हैं तृणमूल कांग्रेस के शासन से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में स्थिति कितनी खराब है। अब सवाल ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही क्यों? दरअसल वो फूट पैदा करना चाहते हैं। जो इंडी अलायंस है उसमें पहले से फूट है, ऐसा नहीं कि उनके करने से होगा, लेकिन उस खाई को, उस दरार को वो और चौड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर तृणमूल कांग्रेस से अलायंस हुआ तो पार्टी प्रदेश में ख़त्म हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अलायंस करने को तैयार हैं, क्योंकि वो डरी हुई हैं। उनको डर है कि मुस्लिम वोट खिसक जाएगा अगर जो है सीपीएम और कांग्रेस अब अलायंस में अलग लड़े तो इसलिए वो अलायंस करने को तैयार है। सीपीएम कह रही कि ममता बनर्जी जैसी नेता के साथ वो कोई भी तालमेल नहीं कर सकते। तो देखिए, 3 जो घटक हैं इस गठबंधन के, उनमें से 2 जो है ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं चाहते। और इसी जो दरार है, इसी को हवा दे रहे हैं, इसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो उसका संकेत और है, वो है सीए को लेकर। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सीए इस देश का कानून है, यानी नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
वो इस देश का कानून बन चुका है, उसके रूल्स अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि इस बात की संभावना ज़्यादा लग रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले रूल्स नोटिफाई ना हो। मान लीजिए हो भी जाएं। अब ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के आधार पर कह रहा हूँ। उन्होंने जो मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से कहा, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गो तस्करी बढ़ गई है, और सीए लागू करना है अगर हमको, तो ये तीनों काम अगर करने हैं तो हमको पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनानी पड़ेगी 2026 में। तो एक संकेत ये है कि सीए लागू होगा जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि इसको लागू होने से कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा कमिटमेंट है और ये देश का कानून है। तो जो ये उसके दो हिस्से देखिए इस बात के कि ये देश का कानून है, कानून बन चुका है, इसको लागू करने से कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा कमिटमेंट है। ये दरअसल वो मतुआ समुदाय के, पश्चिम बंगाल का जो मतुआ समुदाय है उसको संदेश दे रहे हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि सीए को लागू करने के लिए हमको पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, तो वो एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू हो जाएगा तो ऐसा शायद नहीं होने वाला है। अब इस बारे में देखिए, राजनीतिक बातों के बारे में इस तरह की निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो संकेत मिल रहे हैं मैं उनके आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल में जाकर ये कहना निश्चित रूप से ये संकेत देता है कि सीए को लेकर अभी पूरी तरह से मन केंद्र सरकार ने बनाया नहीं है। कि लोकसभा मन बनाया नहीं जब कह रहा हूँ तो ये नहीं कि उसे लागू करना है या नहीं, लागू करना है, इसमें कोई संशय नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है मेरी नज़र में कि लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद, यही प्रश्न है। और मैं बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में सीए का मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाला है। उसका असर असम में भी पड़ेगा, देश के दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस और सीए का लागू होना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने पहले अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको उदाहरण भी दिया था कि किस तरह से 2019 में मतुआ समुदाय ने साथ दिया बीजेपी का, बीजेपी 42 में से 18 सीटें जीत गई लोकसभा की। और जब लागू नहीं हुआ 2019 के बाद, तो 2021 में विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय ने बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से तृणमूल का दामन थाम लिया और बीजेपी को जो लाभ होता हुआ दिख रहा था वो नहीं हुआ। हालांकि नुकसान हुआ ऐसा मैं नहीं मानता, 3 से 75 पर पहुंच गई पार्टी, ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो उसका लक्ष्य था उसको देखते हुए ये उपलब्धि छोटी लगने लगी। तो अब बीजेपी की नज़र 2026 के विधानसभा चुनाव पर है। तो सवाल यह है कि बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में अपने बूते सरकार बना सकती है? उसको सरकार बनाने की दो शर्तें, दो स्थितियां हैं, दो परिस्थितियां हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना बनती है। पहली परिस्थिति यह है कि प्रदेश में जो आबादी का वर्गीकरण है, बंटवारा है कहें, जिस तरह से धार्मिक आधार पर लगभग 30% मुस्लिम आबादी है और 70% हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी को जब तक इस 70% का 70% नहीं मिलता, यानी भाजपा का वोट शेयर 49% के आसपास नहीं पहुंचता, जो लक्ष्य है बीजेपी का 50% पहुंचाना, वहां नहीं पहुंचता, तब तक उसकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें इससे कम वोट पर भी उसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है, और वो दूसरी परिस्थिति ये है कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ें और कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का समर्थन मिले, यानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। मुस्लिम वोटों का बंटवारा अगर होता है तो जितना हिंदू वोट अभी बीजेपी को मिलता है उतने ही हिंदू वोट पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। अगर ये दोनों स्थितियां नहीं बनती बीजेपी के लिए तो उसका सरकार बनाना मुश्किल है, जैसे 2021 में हुआ। 2021 में उसका जो है हिंदुओं के बीच में वोट परसेंटेज या जो समर्थन है वो 70% नहीं पहुंचा, और न ही
मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस और सीपीएम का जो गठबंधन था उसका सफाया हो गया। एक भी सीट गठबंधन को नहीं मिली। हालांकि उस गठबंधन में आईएसएफ भी शामिल थी। फुरफुरा शरीफ अली जो नई पार्टी बनी थी चुनाव से ठीक पहले, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसका एक उम्मीदवार जरूर जीता था। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस और सीपीएम का एक भी विधायक नहीं चुना गया। बाद में एक बाई इलेक्शन में सागर दीघी से जरूर कांग्रेस का विधायक चुना गया, हालांकि उसको भी तोड़ लिया ममता बनर्जी ने। तो इस समय स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस और सीपीएम का कोई विधायक नहीं है। तो क्या सांसद बन पाएगा? सवाल इस बात का है। सांसद बनने की संभावना तभी बनेगी जब मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। तो यानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए भी अच्छा है, भाजपा के भी पक्ष में है और कांग्रेस और सीपीएम के भी पक्ष में है। अगर मुस्लिम वोट थोक में तृणमूल कांग्रेस को जाता है तो उसका नुकसान भाजपा को भी है और उसका नुकसान कांग्रेस और सीपीएम को भी है। अब ये बड़ी विचित्र बात देखिए, दो परस्पर विरोधी, दो राजनीतिक दुश्मनों का हित एक है, लक्ष्य एक है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो सके, इसी को लक्ष्य करके गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है कि सीपीएम का राज तृणमूल कांग्रेस के राज से बेहतर था। यानी जो निराशा लोगों को हुई है, जिस तरह से सीपीएम और कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, उस रिजेक्शन के बारे में लोग पुनर्विचार करें और सीपीएम और कांग्रेस की ओर फिर से देखें कि इनको भी कुछ अवसर मिलना चाहिए। अगर कुछ अवसर मिलता है, बीजेपी को मालूम है कि इस समय वो पोल पोजीशन में है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो बीजेपी लड़ सकती है। नंबर 2 की पार्टी है वो, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपने को नंबर 2 की पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी है। कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस जो है, कितनी भी कोशिश कर ले, उस पोजीशन में आने में उसको बहुत समय और बहुत ऊर्जा लगने वाली है, जो कम से कम 2024 या 2026 में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उनको अगर अपनी बात बनानी है, अपने को आगे बढ़ाना है, तो उनको बीजेपी का नहीं, तृणमूल कांग्रेस का खेल बिगाड़ना होगा। क्या इसके लिए कांग्रेस और सीपीएम तैयार होगी? इसीलिए इसी रणनीति को देखते हुए ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। मिले हुए तो नहीं हैं, लेकिन अगर सीपीएम और कांग्रेस बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में तो उसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होने वाला है। बीजेपी को तात्कालिक नुकसान कोई नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो 3 ध्रुव बन गए हैं, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये इनमें किस तरह के संबंध होते हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा, ये मिल जाते हैं मतलब सीपीएम कांग्रेस और उसके अलावा टीएमसी, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा। तब भाजपा के सामने एक ही लक्ष्य होगा, 70% हिंदू वोट मिले उसको। लेकिन अगर ये नहीं मिलते, अलग अलग लड़ते हैं, तो बीजेपी की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसको दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। एक, हिंदू वोटों का प्रतिशत, उसका जो समर्थन है उसमें इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, और दूसरा कि उस जो मुस्लिम वोट है उसमें डिवीज़न हो। क्या ऐसा होगा? ये कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और बीजेपी इसकी पूरी कोशिश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए 42 में से 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि हमको 35 लोकसभा सीटें जीतनी हैं। तो 35 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है, शर्त सिर्फ वही है कि इन 2 में से कोई एक परिस्थिति बने। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है। आने वाले दिनों में थोड़ा ये गठबंधन का, सीटों के बंटवारे का, तालमेल का ये परिस्थिति और साफ होगी तो और जो है स्थिति स्पष्ट होगी कि किस दिशा में पश्चिम बंगाल का चुनाव जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।